हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी के पूरे 3000 क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट किए हैं और ये कंटिन्यू आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर चल रही है। और आप सभी को बता दें, वनडे एग्जाम टारगेट का टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर क्विज और पीडीएफ वगैरह आपको अवेलेबल मिल जाएगी और सारी जितनी भी अपडेट है वो सब आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मूल प्रति जो हस्तलिखित प्रति है वो कहाँ रखी गई है। 4 विकल्प आप सभी के सामने और ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मूर्ति भवन दिल्ली में, राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली, या संसद की लाइब्रेरी, या राष्ट्रपति भवन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, चलिए जल्दी से बताइए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, संसद की लाइब्रेरी में। भारत के संविधान की जो मूल प्रति है संसद भवन की लाइब्रेरी में रखी गई है और भारतीय संविधान की 2 प्रतियां हाथ से लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप जानिए, जो एक प्रति है, एक प्रति अंग्रेजी में है, इंग्लिश में, और दूसरी है हिंदी में। दोनों हस्तलिखित प्रतियों पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी कब 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको हम बताने चल रहे हैं, इन दोनों हस्तलिखित प्रतियों को किसने लिखा था। क्या आप लोगों को पता है? अगर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए। चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं, दोनों हस्तलिखित जो प्रतियां हैं इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। क्या नाम है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, मैट न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स जिसे कहा जाता है, ये किस पर लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स MAT। तो ये किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, शून्य कर कंपनियों पर। तो जो न्यूनतम वैकल्पिक कर है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये शून्य कर वाली कंपनियों पर लगाया जाता है। और निगम कर की चोरी रोकने के लिए 1988-89 में मैट का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसी कंपनियों को कर के दायरे में लाना था जिनका शुद्ध लाभ शून्य हो जाता था। क्या होता था? शून्य हो जाता था। ऐसी कंपनियां निगम कर देने से बच जाती थी और स्वयं को शून्य कर कंपनी की श्रेणी में रखती थी। अब ऐसी कंपनियों को बुक प्रॉफिट यानी कि रियायतें और छूट का 30% निगम कर देना पड़ता है। वित्त वर्ष 19 और 20 की अगर हम बात करते हैं, 19 और 20 में मैट की दर को 25% करने का निर्णय लिया गया। कितना? 25% करने का निर्णय लिया गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी है जिसका भंडारण अधिकतम है। एक बार सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे। दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि सभी तक नोटिफिकेशन चला जाए, सभी तक वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाता है, पेटाबाइट। निम्न में से कौन सी मेमोरी है जिसकी भंडारण क्षमता अधिकतम है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, पेटाबाइट। अगर हम मेमोरी की भंडारण क्षमता के संबंध में बात करते हैं तो 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट के, और 1024 बाइट किसके बराबर होता है? ये होता है 1 किलोबाइट के, 1 KB। और 1024 किलोबाइट कितने के बराबर होता है? 1 MB, 1 मेगाबाइट के। और 1024 जो मेगाबाइट होता है वो होता है 1 गीगाबाइट के। और 1024 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट के। और 1024 टेराबाइट होता है 1 पीटाबाइट के, 1 पेटाबाइट के होता है, PETABYTE।
तो 1024 टेराबाइट ये होता है एक पेटाबाइट के इक्वल। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, भूजल में किस खनिज के संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और खूब पूछा जाता है। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, नाइट्रेट। ब्लू बेबी शब्द का हिंदी में अर्थ होता है क्या? हृदय रोग से ग्रस्त शिशु। और इस रोग में नवजात शिशु को पैरों, मुंह व सिर पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नीलिमा दिखाई देती है। इसका कारण है कि नवजात शिशुओं को ऐसा प्रदूषित जल पीने को दिया जाना जिसमें नाइट्रेट की मात्रा 45 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक होती है। 45 मिलीग्राम पर लीटर पानी में नाइट्रोजन की मात्रा को विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत मानक ब्यूरो भी उचित मानते हैं। नाइट्रेट जब हमारी आंतों तक पहुंचते हैं तो आंत की जो अंदर की अब कह सकते हैं कि जो माइक्रोबियल फ्लोरा होती है, यानी कि जो अंदर के सूक्ष्म जीव होते हैं, इसके माध्यम से नाइट्रेट किस में बदल जाता है? नाइट्रेट बदल जाता है नाइट्राइट में। जितने पॉइंट हम आपको बता रहे हैं आसान पॉइंट नहीं है, बहुत ही स्टैंडर्ड है और बहुत ही क्लियर करने वाले पॉइंट हैं। नाइट्रेट किस में बदलता है? सॉरी, नाइट्राइट में बदलता है। ठीक है, नाइट्राइट में बदलता है, जो हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है। यही नाइट्राइट किससे क्रिया करता है? हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है और क्या बनाता है? मेथमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? मेथमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, जिससे हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को खो देता है। क्लियर है? जिससे हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को खो देता है, तो ऑक्सीजन का परफेक्ट अच्छे तरीके से परिवहन नहीं हो पाता है। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, वाहनों में मिलावटी ईंधन उत्सर्जन बढ़ाता है किसका? हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ए और बी दोनों। अब यहाँ पर देखिए 3 दिया है, अब फिर ए बी सी डी ऑप्शन है। ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड या केवल कार्बन मोनोऑक्साइड या बी और सी या फिर ए बी और सी तीनों। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए और बी दोनों। तो वाहनों में प्रयोग किया जाने वाला जो ईंधन पेट्रोलियम या खनिज तेल होता है, तो ये हाइड्रोकार्बन का जटिल मिश्रण होता है। ये हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना होता है। वाहनों में अशुद्ध ईंधन का उपयोग हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल मीथेन और एथिलीन है। तो मीथेन और एथिलीन जो अशुद्ध ईंधन है, इसका उपयोग हाइड्रोकार्बनों, जिसमें मीथेन है, एथिलीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाता है। यानी कि मीथेन और एथिलीन ये सभी कार्बन मोनोऑक्साइड CO और सल्फर डाइऑक्साइड इन सभी विषैली गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाता है। जबकि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, इसका उत्सर्जन रेफ्रिजरेटर से होता है और किससे होता है? AC से होता है, तो इन सभी से होता है। ठीक है, तो इसलिए विकल्प ए और बी दोनों सही होता है, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाता है, बीमा है। बीमा संघ सूची का विषय है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये किस सूची का विषय है? ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। ये समवर्ती सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो संघ सूची में मूलतः कितने विषय हैं? तो संघ सूची में, चलिए हम आपको यहाँ पर क्लियर बताते हैं। संघ सूची में मूलतः 97 विषय हैं, वैसे 100 हैं। राज्य सूची में मूलतः है 66, वैसे 61 हैं। समवर्ती सूची में मूलतः है 47, वैसे 52 हैं।
ठीक है। और आप सोच रहे होंगे संघ सूची क्या है, तो संघ सूची ऐसी सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद को है, जबकि जो राज्य सूची है उस पर उसके विषय पर कानून बनाना राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो समवर्ती सूची के विषयों पर कानून केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों बना सकते हैं। समवर्ती सूची में समान समान, ऐसे आप गेस मार सकते हैं। समान कौन, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों, ठीक है, ऐसा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है 1992, ऑप्शन सी सही होता है 1992 में, 1992 में, ठीक है। तो हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए हाथियों की आबादी वाले राज्य की सहायता करने के उद्देश्य से फरवरी 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। और एक क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में हाथियों की सर्वाधिक संख्या है, किस राज्य में? तो आपका उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा कर्नाटक में, उत्तर सही होगा कर्नाटक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन बी सही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। तो संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, यही रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द आपको बताना है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही होगा ऑप्शन डी, सन्यासी में ये वर्तनी इसकी सही नहीं है। सन्यासी शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? इसका शुद्ध होगा, ऐसे लिखा जाएगा सन्यासी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछा जाता है। प्रादुर्भाव, संश्लिष्ट और अधिशासी, ये तीनों आपके विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है? कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है? हाथी, नदी, दही, पानी। विकल्प यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, नदी, ऑप्शन बी। नदी का प्रयोग पुल्लिंग में नहीं होता है बल्कि स्त्रीलिंग में होता है, जबकि हाथी, दही और पानी तीनों का प्रयोग कहां पर होता है? पुल्लिंग में होता है, ठीक है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नांकित में सघोष ध्वनि कौन सी है? सघोष ध्वनि आपको बताना है। ता और था का ऑप्शन है, दा और धा का ऑप्शन है, पा फा का है, का और खा का है। ऑप्शन बी सही हो जाता है, दा और धा का ऑप्शन सही होता है। तो दा और धा सघोष ध्वनि है। घोष के आधार पर, घोष यानी कि साउंड के आधार पर ध्वनियों के, वर्डों के दो भेद होते हैं, सघोष और अघोष। अघोष के अंतर्गत वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड आता है, और सघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आता है। तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आता है। इसलिए ता, थ, पा, फ, का और खा ये सभी अघोष हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? निम्नांकित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, अवधी। ऑप्शन ए, अवधी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। जबकि यहाँ पर ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। कहाँ की हैं ये? पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं ये। पश्चिमी हिंदी का विकास पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपका उत्तर होगा शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत, शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? कौरवी, खड़ी बोली जिसे कहेंगे। दूसरी है कन्नौजी, तीसरी है परियाणवी, बांगो जिसे कहते हैं। चौथी है बुंदेली, पांचवी है ब्रज। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? आपको बताना है। विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, क्रिया। ऑप्शन ए, कृत प्रत्यय का प्रयोग क्रिया के साथ किया जाता है, जबकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कृत प्रत्यय का प्रयोग क्रिया के साथ किया जाता है, जबकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तुलसीदास की जो रचना है कवितावली, ये किस भाषा में लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली या भोजपुरी? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ब्रज भाषा में लिखी। ऑप्शन बी सही होता है, ब्रज भाषा में। तुलसीदास की रचना कवितावली किस में लिखी है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास की और अन्य रचनाएं हैं और उनकी भाषा आपको हम बताते हैं। देखिए, नोट करते जाइएगा, यहाँ पर आपका विकल्प भी सही हो जाता है। चलिए, तुलसीदास की जो रचना है विनय पत्रिका, ये किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। दूसरी है गीतावली, ये किस में लिखी गई है? गीतावली भी ब्रज भाषा में है। कृष्ण गीतावली, ये कृष्ण गीतावली भी ब्रज भाषा में ही है। कवितावली, कवितावली किस में है? कवितावली भी ब्रज भाषा में ही है। रामचरितमानस, रामचरितमानस खूब पूछा जाता है, तो रामचरितमानस किस में लिखा है? अवधी में लिखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद है दोहावली। दोहावली ये किस में लिखा गया है? ये भी ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल किस में लिखा गया है? पार्वती मंगल है अवधी भाषा में। ठीक है, जानकी मंगल, जानकी मंगल ये भी अवधी भाषा में ही है। बरवे रामायण, बरवे रामायण ये किस में लिखा गया है? ये है अवधी भाषा में। क्लियर है? तो इतनी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती है, कितनी रचनाएं हैं और किन किन भाषाओं में लिखी गई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, और यहाँ पर तो आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे। इतनी रचनाएं मैंने बताई और उनकी भाषाएं बताई। अगला क्वेश्चन हमारा है, वे अभिकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों या एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, संबंधवाचक शब्द, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक शब्द। ऑप्शन डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी, समुच्चय बोधक शब्द। वे अभिकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे और हो गया, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, एवं, वरन, ये सभी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जीएस और हिंदी का क्वेश्चन देखा है, तो अब सभी क्वेश्चन का एक बार करेंगे जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, सन्यासी लिखा है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है? विकल्प यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है, नदी। अगला है, निम्नांकित में सघोष ध्वनि कौन है? सघोष ध्वनि कौन है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, द और ध है। ऑप्शन बी, द और ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, अवधी। ऑप्शन ए, अवधी। अगला क्वेश्चन है, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, क्रिया के साथ। नेक्स्ट है, तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तुलसीदास की जो रचना है, ऑप्शन बी सही हो जाता है, ब्रज भाषा में लिखी है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, समुच्चय बोधक शब्द। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की जो मूल हस्तलिखित प्रति है कहाँ रखी गई है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, संसद की लाइब्रेरी में। अगला क्वेश्चन है, मैट न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स ये किस पर लगाया जाता है? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, शून्य कर कंपनियों पर। ऑप्शन ए सही होता है, शून्य कर कंपनियों पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी मेमोरी है जिसकी भंडारण क्षमता अधिकतम है? कौन सी मेमोरी है जिसकी भंडारण क्षमता अधिकतम है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, पेटाबाइट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूजल में किस खनिज के संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? भूजल में किस खनिज के संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में मिलावटी ईंधन उत्सर्जन बढ़ाता है। वाहनों में मिलावटी ईंधन उत्सर्जन बढ़ाता है किसका? हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा इसमें, यानी कि ऑप्शन ए सही होता है। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? ऑप्शन ए, बीमा जो है ये संघ सूची का हिस्सा है। आपको मैंने बताया केंद्र का। क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? ऑप्शन सी सही हो जाता है, 1992 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज हम लोगों ने जीएस देखा, जीएस के साथ साथ हिंदी भी कवर किया। जीएस और हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग लेकर के चले हैं। जीएस आपका पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित था, पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन था और मिक्स टाइप के पूरे क्वेश्चन थे, ठीक है। और साथ साथ में हम लोगों ने हिंदी भी कवर किया और साथ में उसका सुपरफास्ट रिवीजन भी कर लिया। अब चलिए आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। लास्ट में आज का सवाल आप सभी के लिए। आज का जो सवाल है वो आपका हिंदी से रिलेटेड है। तुलसीदास की रचना है जिसका नाम है कवितावली। तुलसीदास की रचना कवितावली है, ये किस भाषा में लिखी गई है? तुलसीदास की जो रचना है कवितावली, ये किस भाषा में लिखी गई? अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली या भोजपुरी? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? तो विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और जितनी मैंने रचनाएं बताई हैं उन सभी की भाषाएं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन 80% होता है कि एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये नहीं आएगा तो अगली रचना दे करके पूछ लिया जाता है कि ये किस भाषा से संबंधित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेंगे बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और आप लोग एक नया चैनल आपका है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको हम टेलीग्राम के लिंक भी दे देंगे, जिससे कि आप लोग जुड़ जाएं और चैनल की जितनी भी अपडेट होगी उसकी जानकारी आप लोग लेते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ ही। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।